मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सबका दिन मंगलमय हो। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। इसके अंतर्गत हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ के अंतर्गत हम पाठ नंबर 20 आपदा और प्रबंधन उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने सुनामी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई हुई सुनामी, जिसका महाविनाशक स्वरूप पूरे विश्व के कई देशों के अंदर प्रभाव पड़ा, जिसमें भारत का भी समावेश किया जाता है। विनाशक समुद्र में उत्पन्न होने वाली विनाशक लहरों को सुनामी कहते हैं। क्या करना चाहिए? तो सुनामी की सूचना मिलते ही समुद्र तट से सुरक्षित दूर चले जाना चाहिए। रेडियो अपने साथ रखना चाहिए तथा प्रशासन तंत्र की सूचनाओं के अनुसार कार्य करने चाहिए। नई इमारतों या बस्तियों का निर्माण के समय सुनामी के पहलू को ध्यान में लेना चाहिए। इतना हमने अगले वीडियो के अंदर देखा था। अब तीसरा है इसके अंदर, मैनग्रोव वनस्पतियों के प्रभाव को समग्रता घटाती है। मैनग्रोव की जो वनस्पति है सुनामी के प्रभाव को समग्रता घटाती यानी कि कम करती है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इसका फैलावा बढ़े। मैनग्रोव वनस्पतियों के बारे में जानकारी तुम लोग आगे के पाठ के अंदर प्राप्त कर चुके हो। उसके पश्चात क्या न करें? तो समुद्र किनारे स्थित ऊंचे मकानों के ऊपर आश्रय न लें। बराबर है, समुद्र के किनारे पर जो ऊंचे मकान है वहाँ पर आश्रय न लें। क्यों? क्योंकि विनाशक लहरें के प्रभाव से वे टूट सकते हैं और ये लहरों का प्रभाव इतना होता है कि वो उसको भी तोड़ सकती है, इसलिए वहाँ पर आश्रय न लें। सुनामी उतरने के बाद भी प्रशासन द्वारा जब तक सूचना न मिले तब तक समुद्र तट की ओर न जाए, और सुनामी उतरने के बाद भी जब तक प्रशासन तंत्र द्वारा कोई सूचना न मिले तब तक समुद्र किनारे पर न जाए। वरना हाँ दौड़ के चलो समुद्र की सैर करके आते हैं, मस्ती करके आते हैं, लहरों को देख के आते हैं, तो फिर लहर तो वही रहेगी पर तुम वहाँ फिर नहीं जा पाओगे। बराबर ना, अपने साथ ले जाएगी घुमाने पूरा समुद्र। तो सूचना ना मिले तब तक समुद्र की ओर न जाए। तो इतना नहीं करना है। अनावृष्टि एक अत्यंत विनाशक दीर्घकालीन प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। अनावृष्टि क्या है? अत्यंत विनाशक दीर्घकालीन यानी कि इस लंबे समय पर प्रभाव डालने वाला प्रकोप है। इसका प्रभाव जीव सृष्टि के अस्तित्व के दो अनिवार्य बातों, पानी और भोजन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। और ये जीव सृष्टि के मुख्य दो अस्तित्व के लिए अनिवार्य वस्तु है, पानी और दूसरा है भोजन, उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता और कम या नहीवत वर्षा के वर्षों में अकाल की समस्या पैदा होती है। और मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर वर्षा की अनियमितता है, कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है, तो उससे अकाल का भी सामना करना पड़ता है। और भारत भी एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, क्योंकि कृषि की फसलें, अनाज तथा जीव सृष्टि पानी पर संपूर्णतः निर्भर है। और जो कृषि है, फसल है, अनाज, इन सबको पैदा नहीं करने के लिए तथा जीव सृष्टि को जिंदा रहने के लिए भी क्या आवश्यक है? पानी सबसे अधिक आवश्यक है। कमी की परिस्थिति पानी के अभाव के कारण बनती है, और ये कमी की कृषि के अंदर अनाज की कमी, ये सब किसके कारण बनती है? पानी के अभाव के कारण बनती है। ऐसी हालत में खेती तथा प्राकृतिक वनस्पतियों को भारी हानि पहुंचती है, और पानी कम होगा तो खेती को और प्राकृतिक वनस्पतियों को भारी हानि पहुंचती है। अकाल की स्थिति में मानव के लिए अन्न के साथ साथ पालतू पशुओं के लिए चारे की समस्या भी उत्पन्न होती है। और अगर वर्षा न हो, अकाल की परिस्थिति का निर्माण हो, तो इंसान को अपने खाने के साथ साथ जो अपने पालतू प्राणी हैं उनके खाने के लिए चारे की भी समस्या उत्पन्न होती है। एक ज़माने में अकाल में भूखमरी से भारी जन हानि होती थी। एक समय काल के अंदर इस अकाल के कारण लाखों लोग मारे जाते थे, लेकिन हालांकि आज के युग में वाहन व्यवहार और सुदृढ़ व्यवस्थापन के कारण इसका निवारण कर सके हैं। वर्तमान में परिस्थिति में सुधार होने से क्या हुआ है? वाहन व्यवहार और सही सुविधा समय पर मिलने के कारण इसके अंदर भी अब सुधार हुआ है। क्या करना चाहिए?
तो खेती में टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी का कम वेस्ट होगा, दुरुपयोग होगा। अनाज की रेशनिंग, उपलब्ध जल की मात्रा का अनुमान निकालकर उसके उपयोग का आयोजन करना चाहिए। अनाज के लिए रेशनिंग, जितना अनाज है वो पहले देख लेना चाहिए, कितना पानी है उसको भी नाप लेना चाहिए, अनुमान लगा लेना चाहिए और उसके हिसाब से उनका क्या सुदृढ़ रूप से आयोजन करके फिर उनका उपयोग करना चाहिए। राहत काम, सस्ते दर पर अनाज वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। राहत काम करने चाहिए और सस्ते दर पर अनाज वितरण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अत्यंत अनिवार्य हो उसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। अत्यंत अनिवार्य हो ऐसा ही निर्माण कार्य करवाने चाहिए, अन्यथा अतिरिक्त जो किसी काम के नहीं ऐसे निर्माण कार्यों को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन निर्माण कार्यों को करने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन निर्माण कार्यों को थोड़े समय के लिए या फिर बंद ही कर देना चाहिए। तो इतना करना चाहिए अनावृष्टि के दौरान, ठीक है। और क्या न करना चाहिए उसके बारे में अब हम इसके अगले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ आज के वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।